ये वीडियो अटलांटिक काउंसिल की 2026 की रिपोर्ट रूस का वहम सर जंग और मगरिब का जवाल का तफसीली उर्दू तज्जिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद मगरिब ने रूस के बारे में कौन से खतरनाक वहम पाले और कैसे इन्हीं गलत अंदाजों ने यूक्रेन जंग, हाइब्रिड वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन और आलमी सियासत के बहरान को जन्म दिया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। अमेरिका और मगरबी दुनिया को लगा तारीख खत्म हो गई है। अब न कोई बड़ी जंग होगी, न कोई नजरियाती तसादुम, न कोई आलमी बहरान जन्म लेगा। लिबरल डेमोक्रेसी जीत चुकी थी, लेकिन सिर्फ 30 साल बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूरोप दोबारा जंग के खौफ में डूब गया। मगरबी जमहूरियतें अंदर से कमजोर होने लगीं। सोशल मीडिया नफरत से भर गया। इंतहा पसंदी बढ़ी, एतमाद टूटने लगा। और फिर एक सवाल उठता है, क्या मगरिब ने रूस को कभी सही तरह से समझा भी था या नहीं? दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ रूस या यूक्रेन जंग की कोई कहानी नहीं है। ये ताकत, इल्यूजन, साम्राज्य, प्रोपेगेंडा और आलमी सियासत की सबसे बड़ी एक गलतफहमी की कहानी है। ये कहानी है इस रिपोर्ट की जो इस नाम से शाया होती है, रशियन इल्यूजन्स, हाउ द वेस्ट लॉस्ट द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ये मगरबी दुनिया ने कैसे सर जंग के बाद की दहाइयों को हार दिया, जिसे अटलांटिक काउंसिल ने शाया किया। और इस रिपोर्ट को लिखा है मारूफ रूसी अमूर के माहिर ब्रायन वाइटमोर ने। यह रिपोर्ट कहती है मगरिब कभी भी कोल्ड वॉर को नहीं जीता था, बल्कि वो सिर्फ अगले बहरान की तैयारी को समझने में नाकाम रहा और इसकी नाकामी ने 2022 की जंग को जन्म दे दिया। आज हम इस पूरी रिपोर्ट को तारीखी मिसालों, सियासी हिकमत अमली, खुफिया जंगों और आलमी ताकत के खेल के साथ समझेंगे। ये वीडियो लंबी जरूर है और गहरी भी है, और शायद ये आपके आलमी सियासत को देखने के अंदाज को बदल देगी, क्योंकि आज हम दाखिल होने जा रहे हैं रूस के उन वहमों में जो मगरिब ने पाले और मगरिब की उन गलत अंदाजों की दुनिया में। 1992 में अमेरिकी सदर जॉर्ज H.W. बुश ने ऐलान किया कि कम्युनिज्म मर चुका है। यह सिर्फ एक सियासी बयान नहीं था, यह पूरे मगरबी जहन की कैफियत थी। मगरिब को लगने लगा कि अब पूरी दुनिया लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जाएगी। कम्युनिज्म अपनी मौत आप मर चुका है। रूस सरमायादार मुल्क बन जाएगा, जमहूरी हो जाएगा और आलमी निजाम में जम हो जाएगा। यही वो लम्हा था जहां पहली गलती हुई, क्योंकि मगरिब ने रूस को वैसा देखा जैसा वो देखना चाहता था, न कि वैसा जैसा रूस हकीकत में था। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2022 तक का जमाना दरअसल अमन का दौर नहीं था, बल्कि एक 30 साला बहरान था। बिल्कुल वैसा बहरान जैसा पहले आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के दरमियान का जमाना था। ये खामोश बहरान था, एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस जो आस्ता आस्ता तैयार हो रहा था और मगरिब इसे समझ ही नहीं सका। रूस मुसलसल अपनी ताकत को बहाल कर रहा था। सोवियत यूनियन खत्म हुआ था, लेकिन रूसी साम्राज्य सोच कभी भी खत्म नहीं हुई थी। यह फर्क मगरिब को कभी समझ ना आ सका। मगरिब को लगा कि कम्युनिज्म बतौर एक नजरिया खत्म हो चुका है, तो खतरा भी इसके साथ खत्म हो गया है। लेकिन रूस के लिए असल मसला कभी भी सिर्फ कम्युनिज्म नहीं रहा। असल मसला था ताकत और असर रसूख का फैलाव और सल्तनत। और यही वो नुक्ता है जिस पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट खड़ी हुई है। इस रिपोर्ट का पहला बाब कहता है द लैंड ऑफ इल्यूजन, यानी रूस की सरजमीन वहमों की सरजमीन है। मुसन्निफ के मुताबिक रूस को समझने में सबसे बड़ी गलती यह थी कि मगरिब ने रूसी सियासत को मगरबी आनेक से देखा। हालांकि रूसी सियासत इदारों की सियासत नहीं, यह ताकत के नेटवर्क्स की सियासत है। रूस में असल ताकत अक्सर पार्लियामेंट, आइन या सियासी जमातों में नहीं हुआ करती, बल्कि ये गैर रस्मी ताकत के नेटवर्क्स, खुफिया ताल्लुकात, ओलिगार्क्स, सिक्योरिटी एजेंसियों और वफादारी के निजाम में पोशीदा होती है। रूस में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, पोका जोका, यानी दिखावा करना, और एक दूसरी इस्तिलाह भी है, मास्केरोका, यानी धोखा, फ्रेब, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। रूस सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ता, बल्कि वो जहन को भी एक बैटलफील्ड तस्वर करता है। वो परसेप्शन को वेपन में बदल देता है।
وہ دنیا بھر میں مخالف ریاستوں میں سوسائٹی کے اندر ایک پرسیپشن کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو اس طرح سے ڈھالتا ہے کہ وہ اپنے مفاد میں اس کو بعد میں استعمال کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ روسی حکمت عملی میں ایک اصطلاح بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے، اسے ریفلیکسو کنٹرول کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ یعنی دشمن کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرو کہ وہ خود وہی فیصلے کرے جو آپ چاہتے ہو۔ یہ کوئی صرف جاسوسی کا جال نہیں ہوا کرتا، یہ ایک مکمل ذہنی جنگ ہے۔ اور رپورٹ کہتی ہے مغرب اس جنگ میں بار بار ہارتا رہا اور روس جیت جاتا رہا۔ اس کی ایک سادہ مثال میڈلین البرائٹ والی کہانی میں ملتی ہے۔ روس میں یہ پروپیگنڈا بہت شدت سے پھیلایا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ روس کے سائبیریا پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ یہ دعویٰ کسی ثبوت پر نہیں تھا، بلکہ ایک سابق KGB افسر کے دماغ پڑھنے کے دعوے پر مبنی تھا۔ اس افسر کا کہنا تھا کہ وہ انسانوں کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے، اور اس نے امریکی وزیر خارجہ کا دماغ پڑھا ہے اور اس کے اندر یہ منصوبہ پایا جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات کہ اسے روسی اشرافیہ نے اتنا ایمپلیفائی کیا، یہاں تک کہ ولادیمیر پوٹن نے بھی اسی بیانیے کو دہرانا شروع کر دیا۔ کیونکہ اتھارٹیرین نظاموں کو ہمیشہ ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اندرونی جو مسائل ہیں ان پر پردہ ڈال سکے، اور مغرب اس نیریٹو ٹریپ میں پھنستا چلا گیا۔ رپورٹ کا دوسرا بڑا سبق شاید سب سے اہم ہے۔ روس صرف ایک ریاست نہیں ہے، بلکہ روس خود کو ایک سلطنت سمجھتا ہے، اور یہ سوچ صدیوں پرانی ہے۔ زار سے لے کر سوویت یونین تک بس نام بدلتے رہے، لیکن مرکز ایک ہی رہا: وسیع اثر و رسوخ، کنٹرول اور ہمسایہ علاقوں پر ڈومیننس حاصل کرنا۔ مغرب نے سمجھا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تو روس ایک نارمل ملک بن جائے گا، لیکن رپورٹ کہتی ہے روس کبھی بھی خود کو صرف ایک قومی ریاست سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے روس نے پوسٹ سوویت سپیس میں فروزن کانفلکٹس بنانا شروع کر دیے۔ ڈونباس، کرائمیا، جارجیا، یوکرین، یہ سب اتفاق نہیں تھے، یہ ایک پیٹرن تھا، یعنی کہ پہلے کلچرل انفلوئنس قائم کرو، پھر میڈیا، اور پھر پاسپورٹائزیشن، اور پھر آخر میں اپنے لوگوں کے تحفظ کا دعویٰ لے کر اٹھو اور فوجی مداخلت کر ڈالو۔ یوکرین میں بھی روس نے یہی پیٹرن دہرایا، اور مغرب سمجھ ہی نہ سکا اور خالی دھمکیوں سے کام لیتا رہا۔ اس رپورٹ کا مصنف ری امپیریلائزیشن ماڈل کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی روس سلطنت واپس لانے کے لیے مرحلہ وار ایک حکمت عملی استعمال کر رہا ہے، اور مغرب وہ ہر بار صرف حیران ہونے کا کام کر رہا ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھا رہا۔ 2008 میں جارجیا پر حملہ ہوا، پھر اس کے بعد 2014 میں کرائمیا انیکس ہوا، لیکن مغرب پھر بھی سوچتا رہا شاید اب روس رک جائے۔ لیکن رپورٹ کہتی ہے یہ مغرب کی ایک وشفل تھنکنگ تھی۔ روس اپنی پالیسی مسلسل واضح کرتا رہا، لیکن مغرب سنتا ہی نہیں تھا۔ کرپشن ایک اور ہتھیار کے طور پر اس رپورٹ کہتی ہے کہ روس نے استعمال کیا۔ ہم عام طور پر کرپشن کو اخلاقی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن اس رپورٹ کے مطابق روس نے کرپشن کو جیو پولیٹیکل ویپن بنا دیا۔ یہاں ایک اور اہم اصطلاح سامنے آتی ہے، کلیپٹوکریسی، یعنی لٹیروں کی حکومت۔ یہ رپورٹ روس کو ورچوئل مافیا اسٹیٹ کہتی ہے، جہاں ریاست، اولیگارکس اور منظم جرائم ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ صرف پیسہ بنانے کا نظام نہیں ہوتا، بلکہ یہ انفلوئنس یعنی اثر و رسوخ قائم کرنے اور اس کو بڑھانے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گیز پرام، یہ صرف روس کی ایک انرجی کمپنی نہیں ہے، یہ روسی فارن پالیسی کا ایک آلہ ہے۔ لتھوانیا جیسے ممالک میں روس نے انرجی ڈیپینڈنسی کے ذریعے سیاسی اثر بنایا، سیاستدانوں کو خریدا گیا، ایلیٹ کیپچر کا استعمال کیا گیا، مطلب وہاں کی اشرافیہ کو پیسے اور ڈیلز کے ذریعے خرید لیا گیا، ان کو ککس بیکس اور کمیشن دیے گئے۔ پھر روسی پیسہ مغربی بینکوں میں داخل ہوتا ہے، اور کئی دوسرے ادارے روسی مالی نیٹ ورک سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روس نے گلوبلائزیشن کو بھی ایکسپلائٹ کیا۔ وہ مغرب کا جو فائنینشیل اوپننیس یعنی ایک سسٹم تھا، اس کو اس نے مغرب کے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ صرف کوئی فائنینشیل وار نہیں تھی۔ روسی انٹیلیجنس نے کرائمیا کے ساتھ مل کر بھی یہی کام کیا۔
मकामी माफिया क्रिमिनल नेटवर्क्स को डोनबैस में इस्तेमाल किया गया, असैसिनेशन, स्मगलिंग और डार्क मनी का सहारा लिया गया। ये सब हाइब्रिड वारफेयर का हिस्सा थे, यानी जंग अब सिर्फ टैंकों से नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि बैंक भी मैदान जंग का हिस्सा बन चुके थे। तवानाई यानी एनर्जी सप्लाई चेन भी इस जंग का हिस्सा थी, और इंफॉर्मेशन वार यानी फेसबुक, ट्विटर पर भी यह जंग लड़ी जा रही थी। 1990 की दिहाई में दोस्तों मगरिब को यह यकीन था कि अगर दुनिया इंटरकनेक्टेड हो जाए तो सब लिबरल हो जाएंगे, लेकिन इसका उल्ट हुआ। ग्लोबलाइजेशन ने अथॉरिटेरियन ताकतों को भी हथियार दे दिए। रूस ने इंटरनेट को जंग का मैदान बना दिया। रिपोर्ट एक खौफनाक मिसाल देती है कि साल 2014 में अमेरिका की लुइसियाना में फेक एक्सप्लोजन की एक जो खबर है, यानी कि एक झूठा धमाका, उसके मुताल्लिक एक खबर बनाई और फिर उसको फैलाया गया ट्विटर अकाउंट्स के जरिए, फेक वीडियोस के जरिए। ये जेली खबर थी। इसके बाद लोग पैनिक में वहां पर आ जाते हैं। बाद में पता चला कि ये रूसी ट्रोल फार्म का एक काम था। ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग थी। 2016 में अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत का स्कैंडल मंजर आम पर आता है। फेक ब्लैक लाइव्स मैटर नामी पेजेस सामने आते हैं और हार्ट ऑफ टेक्सास कैंपेन सामने आती है। रूस अमेरिकी माशरे के अंदर मौजूद तकसीम को एम्पलीफाई करता रहा। अहम बात तो यह थी कि रूस मसाइल पैदा करता ही नहीं था, बल्कि वो उस सोसाइटी में मौजूद पहले से फ्रैक्चर इश्यूज को एक्सप्लॉइट करता है। पोलराइजेशन, रेशियल टेंशन, माइग्रेशन फियर्स और एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंगर्स को रूस ने एम्पलीफाई किया। ये सब रूस के लिए एक रॉ मटेरियल बन चुके थे। रिपोर्ट इसे वेपनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहती है, यानी कनेक्टेड दुनिया को हथियार बनाना, और शायद यही 21वीं सदी की सबसे अहम जंग है, जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है, जो डिस इंफॉर्मेशन के वेपन के साथ लड़ी जा रही है, जहां बंदूक से ज्यादा ताकतवर चीज एल्गोरिदम बन जाती है। रिपोर्ट बार बार एक बात को दोहराती है कि मगरिब ने रूस के पड़ोसी ममालिक को नजरअंदाज किया। मोल्दोवो, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये ममालिक सिर्फ बफर जोन्स नहीं थे, ये कम्युनिज्म यानी रूस की जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे उनके खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन मगरिब अक्सर मॉस्को सेंट्रिक रहा। उसने रूस को खुश रखना ज्यादा अहम समझा, और इसका नतीजा यह निकला कि एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम पैदा हो गया, और यही मगरिब की सबसे बड़ी गलती बनी, और रूस ने इस वैक्यूम को भर दिया। रिपोर्ट कहती है अगर मगरिब इब्तदाई सालों में इन ममालिक को ज्यादा मजबूत करता तो शायद 2022 की जंग इस शक्ल में न होती। तो आखिर इस रिपोर्ट का दोस्तों मरकजी पैगाम भी यही है कि तारीख कभी खत्म नहीं होती, ताकत की सियासत भी कभी खत्म नहीं हुई, साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इसकी शक्ल बदल जाती है। रूस टैंक से भी लड़ेगा और बैंक से भी लड़ेगा, गैस पाइपलाइन से भी लड़ेगा, और फेसबुक पोस्ट से भी वो लड़ाई करता रहेगा। और मगरिब की सबसे बड़ी गलती यही थी, उसने रूस को वैसा समझा जैसा कि वो खुद बनना चाहता था। उसको लगता था कि रूस एक ना एक दिन जमहूरी मुल्क बन जाएगा, ना कि वैसा जैसा कि रूस हकीकत में था। रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी की जंग सिर्फ बॉर्डर्स की जंग नहीं है, ये नैरेटिव्स की जंग है, ये बयानिए की जंग है, ट्रस्ट की जंग है और इंफॉर्मेशन की जंग है। और शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको दुनिया की खबरें पहली जैसे न लगें, क्योंकि सवाल सिर्फ रूस का नहीं है। ये सवाल है, क्या जदीद दुनिया खुद अपने ही इलेक्शंस का शिकार हो चुकी है? दोस्तों, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मगरिब वाकई रूस को समझने में नाकाम रहा है, या यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर दें। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।